तो चलिए शुभ समाचार की शुभ शुरुआत कर लेते हैं जवानों के हाई जोश के साथ। ठंड प्रचंड है, क्या मैदान क्या पहाड़, हर तरफ कड़ाके की ठंड है। लेकिन इस जबरदस्त ठंड के बीच भी हमारे वीर जवानों का जोश हाई है। हाड़ कपा देने वाली ठंड है, लेकिन जवानों का हौसला अडिग है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहां पर तापमान माइनस में चला जाता है, वहां भी उनका हौसला प्लस में रहता है। जहां आम इंसान कांप उठता है, वहां हमारे जवान सीना तान कर खड़े रहते हैं। भारी बर्फबारी के बीच देश की सीमाओं पर तैनात वीर जवानों को सलाम है। बिल्कुल बर्फीली हवाओं से लड़ते हुए दुश्मन की हर चाल पर वो नजर रखते हैं। हर पल सिर्फ एक ही संकल्प, भारत सुरक्षित रहना चाहिए। और इस संकल्प में महिला जवान भी बराबर का हिस्सा देते हुए यहाँ पे नजर आ रही हैं। बर्फीली हवाओं में गश्त लगाती हुई, अंधेरी रातों में पहरा देती हुई, हर चुनौती को मात देती हुई हमारी महिला जवान, जिनके हाथों में हथियार, आंखों में चौकसी और दिल में सिर्फ एक ही जज्बा है, भारत की सुरक्षा करना। ये महिला जवान न सिर्फ मौसम से जूझ रही हैं, बल्कि हर चुनौती को मजबूती से सामना भी कर रही हैं। और यही हिंद की ताकत है। सीमा पर बर्फबारी के बीच जवानों की जोश हाई की हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको देश भर में मौसम का मिजाज क्या है ये बता देते हैं। पहाड़ों पर ठंड धीरे धीरे दिखा रही तेवर। आने वाले दिनों में बढ़ेगा बर्फबारी का दौर। 16 जनवरी से मौसम बदलेगा करवट। क्या बर्फिस्तान बन जाएंगे देश के ऊंचे पहाड़ी इलाके? दरअसल मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि कम से कम हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा में 16 जनवरी से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से 20 जनवरी तक यहाँ बर्फबारी हो सकती है। जबकि कांगड़ा, कुल्लू, मंडी जैसे जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। 16 तारीख से एक फीबल WD प्रदेश को अप्रोच कर रहा है, तो इसके प्रभाव से जो हमारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशली लाहौल स्पीति, चंबा और किन्नौर, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है, हल्की सी मॉडरेट। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं कांगड़ा, कुल्लू और मंडी, इसके हाई रीचेज में एक दो स्थानों में स्नोफॉल हो सकती है हल्की, और एक दो स्थानों में बारिश हो सकती है। इसी दौरान जो हमारे जो क्षेत्र हैं, जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर है, सोलन, शिमला है, यहाँ पे क्लाउडिंग जरूर होगी, हालांकि 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, परंतु बारिश की संभावनाएं कम है। हालांकि इस पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में सूखी ठंड झेल रहे ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और शिमला में बारिश के आसार कम हैं, मगर बादल जरूर बने रहेंगे। जाहिर है यहाँ रह रहे लोगों का बर्फबारी का इंतजार फिलहाल तो बढ़ता नजर आ रहा है। उधर पिछले कुछ हफ्तों से पूरा जम्मू कश्मीर इन दिनों बर्फबारी के आगोश में समाया हुआ है। ठंड यहाँ जबरदस्त पड़ रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी सर्दी के सितम के रूप में नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बीते रविवार और सोमवार को जम्मू में दिन का तापमान श्रीनगर से भी कम दर्ज किया गया था, जो इस मौसम के लिए असामान्य माना जा रहा है। फिलहाल तो जम्मू कश्मीर के लिए भी मौसम विभाग ने एक राहत दी है। वो है राहत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की, जिसके एक्टिव होते ही कम से कम सूखी ठंड से निजात मिलने के साथ ही बारिश होगी, तो वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। 4-5 दिन के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो हमारा एक तो ये सूखे की जो पोजीशन बनी हुई है, उसमें भी थोड़ा कि बारिश की संभावना है। तो उस बारिश की संभावना को देखते हुए, क्योंकि उसमें ऊपर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें भारी हिमपात भी होगा। उधर उत्तराखंड को लंबे समय से इंतजार है कि कब आसमान से बारिश और बर्फबारी हो। ऐसे में मौसम विभाग का यहाँ के कुछ जिलों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान राहत देता नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सबसे पहले ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बादल छाने शुरू होंगे। इसके बाद धीरे धीरे मौसम के सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। ऐसे में 19 से लेकर 20 जनवरी के बीच उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है।
हालांकि राज्य के दूसरे जिलों में मौसम शुष्क रहने के ही आसार हैं। ऐसे में देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोहरा पड़ेगा तो दूसरे पहाड़ी क्षेत्रों में पाला पड़ने की संभावना है। फिलहाल तो सूखी ठंड, शीतलहर और कम बर्फबारी झेल रहे हिमालय क्षेत्रों को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ही बेसब्री से इंतजार है। जाहिर है इससे मौसम में बदलाव जो आएगा, और अगर ऐसा होता है तो बारिश और बर्फबारी न केवल हिमालय इलाकों का आंचल चांदी से चमकाएंगी, बल्कि ठंड बढ़ने के साथ ही किसानों, बागवानों और जल स्रोतों को भी बड़ा फायदा पहुंचाएंगी। शिमला से विकास शर्मा और जम्मू से सुनील भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज सुबह 7:30 बजे दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी 150 से 200 मीटर दर्ज की गई। आने वाले दिनों में ये स्थिति बनी रहेगी, लिहाजा हम आपसे गुजारिश करेंगे कि कोहरे में संभल कर चलें, समय पर घर से निकलें और ड्राइव करते वक्त अपना और दूसरों का ख्याल जरूर रखें। फिलहाल देखिए कैसे दिल्ली के कोहरे में लिपटी सुबह की सूरत। शुक्रवार की सुबह दिल्ली में ठंड और कोहरे का असर कुछ ऐसा है कि आपसे 300 मीटर की दूरी पर कौन खड़ा है, किस रफ्तार से आ रहा है, इस बात को पता लगाना बेहद ही मुश्किल हो गया है। दिल्ली का ये मयूर विहार के पास का फ्लाईओवर आपको दूर दूर तक कोहरे और धुंध का असर दिखाई देगा। जैसे ही कैमरा पैन होगा, तस्वीरें आपको दिल्ली वालों के लिए कितनी मुश्किल भरी है वो भी समझ में आएगा, क्योंकि आज मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और मेट्रो लाइन जो दिल्ली की है वो भी धुंध में, कोहरे में खो गई है। मेट्रो जो तेज रफ्तार से आती हुई दिख रही है वो भी आपको कोहरे के जद में दिखाई देगी। और सबसे अहम बात है कि अगर आप सड़कों पर इस वक्त अपने दफ्तर के लिए जा रहे हैं तो ये सफर आज थोड़ा देरी भरा निश्चित रूप से हो सकता है, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद ही कम है। इसकी वजह से सड़क पर रफ्तार में गाड़ियां नहीं चल सकती हैं। फ्लड लाइट्स और टेल लाइट्स ऑन कर कर ही गाड़ियां आपको चलानी पड़ेंगी। अक्षरधाम मंदिर कहां खो गया है पता नहीं चल रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का ये आलम देखिए, धीमे धीमे रफ्तार से गाड़ियां चलती हुई फॉग लाइट, टेल लाइट के सहारे, और धुंध में, कोहरे में तो रेंग रही हैं गाड़ियां, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद ही कम है। अब बात करते हैं दिल्ली एयरपोर्ट की। दिल्ली एयरपोर्ट पे सुबह 8 बजे विजिबिलिटी 300 मीटर रह गया था, और अगर आप सुबह 7:30 बजे की बात करेंगे तो दिल्ली एयरपोर्ट पे विजिबिलिटी मुश्किल से 150 मीटर थी। और यही वजह है कि इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पे जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं वो कैट 3 प्रोसीजर्स और कंडीशंस के तहत चल रहे हैं। इसकी वजह से वहां पर जो खास तौर पे विमान लैंड कर रहे हैं, यानी कि जिन उड़ानों को दिल्ली पहुंचना है, उसमें उस पूरी प्रक्रिया में डिले हो रहा है। और ओवरऑल जो फ्लाइट ऑपरेशंस है दिल्ली एयरपोर्ट पे, उस पर भी इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि कोहरे और धुंध ने न केवल दिल्ली को बल्कि पूरे उत्तर भारत को अपने कब्जे में ले रखा है। वीडियो सहयोगी शगुन के साथ महमद भारद्वाज, दिल्ली। तो दिल्ली की सुबह कितनी भी सर्द हो, लेकिन सेना के जवान इस ठंड का हर सुबह अपनी गर्मजोशी के साथ वेलकम करते हैं। कोहरे की चादर को भेद कर जवानों की टुकड़ियां आगे बढ़ती हैं और सर्द फिजाओं में गर्मजोशी भरती हैं। देशभक्ति की धुन और उस पर कदमताल करते देश के ये मतवाले। तस्वीरें देखिए, जवान फुल ड्रेस रिहर्सल के जरिए गणतंत्र दिवस की तैयारियों के अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। विजय चौक पर जवानों का ये उत्साह से भरा मार्च देखने वाले को भी जोश से भर देता है। बेशक ये गर्मजोशी बताती है कि इस बार का गणतंत्र दिवस उत्सव बेहद ही खास रहने वाला है। दिल्ली के सर्द सुबह के कोहरे को चीरती हुई जब जवानों की ये टोली कदमताल करती है, ये नज़ारा देखते ही बनता है। ये तस्वीर उस जज्बे और हौसले को बयां कर रही है जिसके दम पर ये जवान हमारी सरहदों की निगरानी करते हैं। यही अनुशासन, यही संकल्प हर साल गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाता है। कर्तव्य पथ की हर सुबह
जवानों के इस जोश के साथ ही शुरू हो रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं -25 से -50 डिग्री के बीच हो रही सरहद की सुरक्षा की। लद्दाख के द्रास में एक प्रवेश द्वार कहा जाता है, जहां पर सर्दियों का मौसम अपने सबसे कठोर रूप में होता है। द्रास के बर्फीले मौसम में भी जवानों के हौसले बुलंद रहते हैं। साल के करीब 6 महीने तक यहाँ ठंड की वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, तब भी जवानों के जोश और जज्बे में कोई कमी नहीं आती। मौसम से जुड़ी कठिन परिस्थितियों में भी सेना के जवान मुस्तैदी से मोर्चा संभाले रहते हैं। इसके लिए वो योग के कई आसनों के जरिए अपने दिल, दिमाग और शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा रिहायशी इलाका द्रास, जहां सांस लेना भी आसान नहीं, वहां जवानों के जोश और जज्बे में कोई कमी नहीं। सर्दियों में लद्दाख के प्रवेश द्वार द्रास में तापमान अक्सर -25 डिग्री सेल्सियस से -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, लेकिन ऐसे हालात में भी सेना के जवान मुस्तैदी से मोर्चा संभाले रहते हैं। बेहद ऊंचाई और दुर्गम भौगोलिक स्थिति की वजह से भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण द्रास में तैनात हमारे शूरवीर पाकिस्तान के साथ चीन की गतिविधियों पर भी गहरी नजर रखते हैं। द्रास के एक तरफ पाकिस्तानी नियंत्रण वाला इलाका है, तो वहीं दूसरी तरफ शक्तिशाली चीन है। यही वजह है कि सियाचिन के बाद द्रास दुनिया का सबसे मुश्किल और खतरनाक युद्ध क्षेत्र माना जाता है। यहाँ तैनात वीर जवानों को भीषण ठंड और हिमस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, इसीलिए सर्दी के मौसम में ये खतरनाक इलाके में तब्दील हो जाता है। एलओसी यानी नियंत्रण रेखा के करीब होने की वजह से भारतीय सेना की तैनाती सामरिक रूप से अहम बन जाती है। पूरे देश में ठंड की लहर चल रही है और हम इस वक्त लद्दाख क्षेत्र के द्रास इलाके में हैं। यहाँ पर तापमान में बहुत गिरावट है और इस बीच जो है मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार शाम से मौसम का मिजाज यहाँ बदलेगा और उसके बाद भारी बर्फबारी जो है इस मौसम की वो यहाँ पर होगी। लेकिन तापमान की अगर बात करें तो रात का तापमान यहाँ पर -25 जाता ही है, लेकिन सीमावर्ती इलाके जो हैं, खासतौर से जो लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन के साथ लगती है, वहाँ पर ये पारा -50 डिग्री तक रात में लुढ़कता है। लेकिन उसके बावजूद भी सेना के जवानों के हौसले बुलंद है और इन कठिन परिस्थितियों में भी वो देश की रक्षा के लिए चौकस रहते हैं। चौकस ही नहीं बल्कि साथ ही साथ वो अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए वो सभी तरीके अपनाते हैं जो सेना में उनकी ड्यूटी या हम कहें उनकी रहन सहन का एक हिस्सा होता है। लेकिन कल्पना कीजिए कि जिस तापमान में कोई घर से बाहर निकलने में भी डरता है, उस तापमान में हमारे देश के जवान देश की हिफाजत के लिए इस तापमान में भी खड़े रहते हैं। मुख्य रूप से द्रास सेक्टर की सुरक्षा 8 माउंटेन डिवीजन की जिम्मेदारी है, जो लेह में मौजूद 14वीं कोर यानी फायर एंड फ्यूरी कोर का हिस्सा है। हाल ही में गठित 72 इन्फेंट्री डिवीजन को भी लद्दाख क्षेत्र में रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए तैनात किया गया। बर्फ की मोटी चादर और ऑक्सीजन की कमी के बीच हमारे जाबाज खुद को हर तरीके से चुस्त, तंदुरुस्त और फुर्तीले रखने के लिए योगाभ्यास कर रहे हैं।
सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, शवासन, भुजंगासन, पर्वतासन जैसे योग के आसनों के जरिए दिल और दिमाग को भी चुस्त और दुरुस्त रखते हैं। सीमा पर तैनात सेना के जवानों को चौकस और चुस्त रखने के लिए अब पिछले कई सालों के दौरान नियंत्रण रेखा और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात भारतीय सेना के जवानों को बाकायदा तौर पर योगा भी कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं योगा जो है अब कारगर इसलिए साबित हो रहा है कि इसके लिए उतनी बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं होती जितनी एक आम रूटीन एक्सरसाइज जो कि सेना के लिए ज़रूरी है वो नहीं पड़ती, और साथ ही साथ कभी कभी जब हालात उस तरह के हो तो इसके कमरे के अंदर भी किया जा सकता है। -50 डिग्री सेल्सियस तक हड्डियां गला देने वाली ठंड यहाँ पर तैनात हर एक जवान का इम्तिहान लेती है। फिर भी कुदरत की बेरुखी यहाँ तैनात वीर जवानों की शारीरिक ताकत और मानसिक शक्ति पर हावी नहीं हो पाती। इसकी वजह भारतीय सेना की तरफ से दी जाने वाली वो ट्रेनिंग भी है जिसका एकमात्र मकसद द्रास में तैनात होने जा रहे अधिकारियों और जवानों को तैयार करना है ताकि वो मौसम की मार झेल सके। न केवल वो कुदरत की चुनौतियों का सामना करें बल्कि हर पल दुश्मन की हरकतों पर भी नजर बनाए रखे। लद्दाख के द्रास से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा की तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ भी फ्रीजिंग तापमान में जवान सरहद की निगहबानी करने में जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें इन जवानों के हौसले और जज्बे की एक मिसाल है। कैसा भी मौसम हो, कैसे भी हालात हो, ये जवान कभी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटते और सरहदों को दुश्मन से हमेशा महफूज रखते हैं। भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। चलिए अब आपको प्रयागराज लेकर चलते हैं। माघ मेले के रंग दिखाते हैं, जहां पर मकर संक्रांति पर उत्साह और धार्मिक उल्लास के साथ आस्था की डुबकी लगाई गई। तो जानकारी के मुताबिक संगम नगरी में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान किया। शाम को हुई गंगा आरती भी हर किसी का मन मोह गई है। यही नहीं, एक तरफ जहां इस मिनी कुंभ में हर कोई आनंद लेता हुआ नजर आ रहा है, लगातार संख्या भी मिनी कुंभ में बढ़ रही है। बिल्कुल, ये तमाम तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से माघ मेले के रंग साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम सिंह जुड़ गए हैं। शुभम, आज किस तरह की रौनक है? 2 दिन हमने देखा मकर संक्रांति के लिए, तो यहाँ पर करोड़ों की संख्या में, जैसे आपने बताया, श्रद्धालु उमड़े पवित्र नदी में, त्रिवेणी में उन्होंने स्नान किया। आज वहां पर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है शुभम? आज भी रौनक कम नहीं हुई है सरगम, और मुझे लगता है कि मौनी अमावस्या को लेकर पूरी तैयारियां प्रशासन ने यहाँ पर कर ली है, लेकिन श्रद्धालु आज भी बड़ी संख्या में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। आज कुछ तस्वीरें बदल गई है, जैसे कि आज नावों का संचालन शुरू हो चुका है जो कि कुछ दिनों से बंद था। इसके अलावा आपको बता दें आज भी श्रद्धालुओं की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। तस्वीरें आप देखिए पहले मेरे पीछे की, आज भी आ रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। देखिए पूरा माघ का महीना ये सब चलता रहेगा। 44 दिन तक ये दान माना जाता है और 44 दिन तक ये देश, ये भक्ति आप देखिए श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं देश के इलाके, देश के बल्कि। शुभम, ये बताइएगा कि श्रद्धालुओं का तांता तो लगा हुआ है, लगातार संगम में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर हम वीआईपी की बात करें तो कितने वो तमाम चेहरे हैं, बड़े चेहरे जो अभी तक संगम में डुबकी लगा चुके हैं? तमाम बड़ी हस्तियों ने, साधु संतों ने, महामंडलेश्वरों ने स्नान किया है। कल राजपाल यादव आए थे, उसके पहले शंकराचार्य भी आए, महामंडलेश्वर आए, सिल्लर अखाड़े के महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी ने स्नान किया। तमाम किया। कई
अदालतों के जज यहाँ पर आ रहे हैं, तमाम बड़े पुलिस के अफसर आ रहे हैं, लखनऊ से बड़े अधिकारी आ रहे हैं, दिल्ली से भी गृह मंत्रालय के अधिकारी आ रहे हैं। तो तमाम बड़े वीआईपी यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिनकी सनातन में आस्था है, जो सनातन को मानते हैं, जो हमेशा आते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है, ये जो तमाम जिनके नाम मैंने आपको गिनाई, ये हमेशा आते हैं, हर प्रमुख त्योहारों पर आते हैं। वो चाहे कितने भी बड़े पदों पर पहुंच गए हो, कहीं भी पोस्ट हो गए, लेकिन वो अपनी आस्था से, अपनी सनातन से, अपनी इस संगम की रेती से जुड़ाव रखते हैं। और हमेशा जब भी ऐसा कोई पर्व आता है, ऐसा कोई पुण्य दिन आता है, वो स्नान करने जरूर इस संगम की त्रिवेणी पर आते हैं और यहाँ स्नान करते हैं। चलिए शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं अब उज्जैन, जहां पर भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर पहुंचे और इस दौरान गंभीर ने यहां पर बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस मौके पर वो यहां पर भस्म आरती में भी शामिल हुए हैं। अब आपको लेकर चलते हैं बिहार के मोतिहारी, जहां पर 17 जनवरी को चकिया केसरिया पथ पर निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना होने जा रही है। इस ऐतिहासिक आयोजन को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं और इस शुभ अवसर पर देवों के देव महादेव का भव्य अभिषेक किया जाएगा, जिसके लिए कैलाश मानसरोवर, गंगोत्री, यमुनोत्री, काशी और प्रयाग से पवित्र जल मंगवाया गया है। इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने की संभावना भी जताई जा रही है। बस चंद पलों का और इंतजार, जब दुनिया के इस विराट शिवलिंग की स्थापना होने वाली है। इस शुभ कार्य के लिए 17 जनवरी का दिन तय किया गया है, जब इस 210 टन वजनी शिवलिंग को निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर परिसर में स्थापित किया जाएगा। इस आयोजन की शुभ घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे शिव भक्तों का उत्साह भी बढ़ रहा है। मोतिहारी से आई इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे स्थापना से पहले ही शिवलिंग के दर्शन और पूजन के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटने लगी है। शिवलिंग की स्थापना के लिए अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। ऐसे में तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीआईजी, डीएम और एसपी जैसे आला अफसर मौके पर पहुंचे। वही स्थान है, देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कैसे एक बड़ा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है और इसी स्ट्रक्चर पर जो विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग यानी कि 33 फीट का जो शिवलिंग है, जो जिससे सहस्त्रलिंगम शिवलिंग कहा जाता है, वो वहाँ पर विराजमान होगा। इसके लिए देख सकते हैं आपकी पूरी की पूरी तैयारियाँ शुरू हो चुकी है। काफ़ी यहाँ पे हलचल देखी जा रही है और हजारों हजार के जो दर्शक हैं, जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पे आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस शिवलिंग की स्थापना पर इसका जलाभिषेक होगा, जिसके लिए कैलाश मानसरोवर, गंगोत्री, यमुनोत्री, काशी और प्रयाग से पवित्र जल मंगवाया गया है। ये जलाभिषेक हेलीकॉप्टर से होगा और फूलों की बारिश भी हेलीकॉप्टर से ही की जाएगी। वहीं शिवलिंग की स्थापना से जुड़ी पूजा पाठ और अनुष्ठान कराने के लिए हरिद्वार और पटना से पुरोहित बुलाए गए हैं। कार्यक्रम किस प्रकार होगा? जैसे 8 से 10 के बीच में पूजा होगी, 10:30 से 12:30 के बीच में हवन का कार्यक्रम रखा गया है। उसी दौरान 10:30 से 12:30 के बीच में ही शिवलिंग को यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। जब शिवलिंग यहाँ पर स्थापित हो जाएगा तो विभिन्न जगहों से जो विभिन्न कैलाश मानसरोवर, गंगोत्री, यमुनोत्री, यहाँ से जो जल मंगाए जा रहे हैं, उसको यहाँ पर जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा और जलाभिषेक स्थापित होने के बाद यहाँ पर किया जाएगा 12:30 के बाद, और उसके बाद कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। ये शिवलिंग 210 टन वजनी और 33 फीट ऊंचा है, जिस पर 1008 सहस्त्रलिंगम उकेरे गए हैं। शिवलिंग को तमिलनाडु के महाबलीपुरम के कुशल शिल्पकारों ने तैयार किया है। इसके निर्माण में करीब 10 वर्ष का समय लगा है और करीब 3 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस शिवलिंग की स्थापना के लिए 17 जनवरी की तारीख इसलिए तय की गई है क्योंकि इस दिन माघ कृष्ण चतुर्दशी तिथि है और धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि इस दिन शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी और भगवान शिव के रूप में पहली बार पूजा हुई थी।
17 तारीख को हमारे भोलेनाथ के शिवलिंग की स्थापना की जा रही है, जिसके लिए 700 टन और 500 टन का क्रेन आया है। तो समझिए कि बाबा विश्वकर्मा के द्वारा बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग को स्थापित किया जाएगा, जो कि 210 टन का है। सबसे बड़ी बात है कि जैसे आप पीछे भी देखेंगे, इसकी अभी वहाँ पे है और ये अभी पीछे देख सकते हैं कि स्थापना वहाँ पे होने वाली है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि महादेव का आगमन हुआ है और इससे बड़ी खासियत कुछ हो नहीं सकती है। मंदिर जिस परिसर में कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका 1080 फुट लंबाई है, 570 फुट चौड़ाई है। अच्छा। जो शिवलिंग की हाइट रहेगी वो 56 फुट रहेगी, क्लियर हाइट, जो आपको सेकेंड फ्लोर से आप पूजा कर पाएंगे। अच्छा, ये जो शिवलिंग बैठ रहा है ये भी विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग? हाँ, विश्व के सबसे बड़ा शिवलिंग होगा। तो ये कैसे स्थापित होगा, कितने बड़े मंदिर को कैसे ऊपर ले जा रहे हैं आप लोग? एक्चुअली शिवलिंग की हाइट ज़्यादा है तो पहले हम लोग को शिवलिंग स्थापित करना पड़ रहा है, ताकि उसके बाद हम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जिस विराट रामायण मंदिर में महादेव के महारूप की स्थापना होनी है, उसका निर्माण महावीर मंदिर न्यास समिति करवा रही है। इस विराट रामायण मंदिर का शिलान्यास 20 जून 2023 को हुआ था। ये मंदिर पद्मश्री आचार्य किशोर कुणाल का ड्रीम प्रोजेक्ट है। पूरा होने के बाद रामायण मंदिर का मुख्य भवन 1080 फीट लंबा और 540 फीट चौड़ा होगा। मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 270 फीट होगी। मंदिर में 18 शिखर और 22 उप मंदिर होंगे। मंदिर परिसर में 4 आश्रम भी बनाए जाएंगे। मोतिहारी से सचिन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लेकर चलते हैं राजधानी दिल्ली में चल रहे बुक फेयर में। दिल्ली बुक फेयर दुनिया का सबसे बड़ा बुक फेयर है, जो 18 जनवरी यानी रविवार तक चलेगा। ऐसे में यहाँ किताबों में रुचि रखने वालों की महफिल जम गई है। कैसे, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। दिल्ली के प्रगति मैदान में किताबों का मेला सजा है। बड़े बड़े स्टॉल्स लगे हैं, जहां कला, साहित्य और धार्मिक किताबों की भरमार है। बड़ी संख्या में बुक लवर विश्व पुस्तक मेले में पहुंच भी रहे हैं। बुक फेयर में बड़े बड़े प्रकाशकों की चकाचौंध के बीच एक छोटा सा स्टॉल लोगों का ध्यान अपनी सादगी से खींच रहा है। दरअसल ये स्टॉल किसी बड़े ब्रांड का नहीं, बल्कि उस महिला का है जिसने किताबों को अपना जीवन बना लिया है। मंडी हाउस की बुक वाली आंटी संजना आंटी अब बुक फेयर में आ पहुंची हैं। बुक फेयर में आंटी के स्टॉल पर बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं, लेकिन आंटी की कहानी जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, प्रेरणा देने वाली है। इस बुक स्टॉल को चलाने वाली संजना तिवारी को मंडी हाउस के थिएटर जगत में लोग प्यार से किताब वाली आंटी कहते हैं, क्योंकि वो पिछले 2.5 दशक से मंडी हाउस में एक पेड़ के नीचे हिंदी साहित्य की दुनिया सजाती आ रही हैं। आज वो महिला विश्व पुस्तक मेले में मौजूद हैं। जहाँ से शुरू किया था यहाँ तक पहुँची हैं। बीच की यात्रा कैसी रही और यहाँ पहुँचना ही मकसद था या ये महज एक पड़ाव? नहीं, यहाँ पहुँचना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि पूरे हिंदुस्तान में मैं जन जन तक किताबें पहुँचाऊँ। मेरा मकसद है युवाओं को मैं किताबों से जोड़ूँ। मैं जोड़ रही हूँ। संजना तिवारी का बड़ा परिवार है। पति लेखक हैं, बेटा डॉक्टर और दामाद IAS अधिकारी। तमाम सुविधाओं के बावजूद संजना आज भी खुद किताबों की दुकान संभालती हैं, क्योंकि इससे उन्हें आत्मिक संतोष मिलता है। गजल है ना कि बनाया है हमने वो घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे। किसी को गिराया ना खुद को उछाला, जहाँ तुम पहुँचे छलांगे लगा के वहाँ मैं भी पहुँची, मगर धीरे धीरे खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे। तो मैं ये वो पर है कि जिनको थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत है, ये अपने आप छलांगे लगाएंगे, मतलब धीरे धीरे लगाएंगे, एक बैक नहीं। तो मेरा युवाओं तक का ही मकसद है ये। और पूरे मेरा बस चल तो पूरे विश्व में जाकर के मैं अपनी स्कूटी से किताबें दे आऊँ, है ना। किताब वाली आंटी सिर्फ किताबें नहीं बेचती, बल्कि सालों से अपने जज्बे और हौसले से युवाओं को प्रेरित भी करती आ रही हैं। तो आंटी का मकसद अभी भी वही है जहां से शुरू हुआ था, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक किताबें पहुंचानी है, उन तक किताबों की पहुंच पहुंचानी है। इस मकसद में लगातार वो आगे बढ़ रही हैं। और बुक फेयर का ये स्टॉल वो कहती हैं महज एक पड़ाव है, ये यात्रा का एक हिस्सा भर है।
यात्रा का मुकाम अभी भी आगे उनको हासिल करना है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली।